जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि गति का जो समीकरण, दूसरा समीकरण है, स्थिति, स्थान और डैश के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो आप बताइए, तो जो गति का दूसरा समीकरण है वो किसके बीच में संबंध बताता है? तो आप बताएंगे सर वेग के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में? गति और वेग के बीच में। अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है, ए टी स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 ए टी स्क्वायर। ये होता है गति के दूसरा समीकरण। और यही किसके बीच में संबंध बताता है? एक तो आपका गति और वेग के बीच में। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर देता हूँ। एक सेकंड, क्वेश्चन ऊपर निकल गया। हाँ, लिखा है गति के निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा पिंड द्वारा सीधी रेखा में तय की गई दूरी की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है। अब देखिए, तो इसका आंसर सबसे पहले बताता हूँ। तो इसका आंसर है आपका एस बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला वही है जो अपन पढ़ रहे थे बार, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला वही लिखा है। और ये किसके बारे में बताता है? एक पिंड जब सीधे रेखा में जो गति करता है उसकी गणना करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो कि गति का दूसरा समीकरण होता है। ठीक है। अब अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको देख लो जरा क्वेश्चन को। लिखा है कि गति के समीकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन समीकरण गलत है? चलिए, तो देखो, पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सारे समीकरण होते कौन कौन से हैं, है ना। तो पहले पहला समीकरण क्या होता है? गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है बी बराबर यू प्लस ए टी। ये क्या होता है? पहला समीकरण होता है यू प्लस ए टी। और ये किसके बीच में संबंध बताता है? तो आप बोलेंगे वेग और समय के बीच में। वेग और समय के बीच में गति का पहला समीकरण जो है संबंध बताता है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला बराबर होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और ये वेग और स्थान के बीच में संबंध बताता है, वेग और स्थान के बीच में। तीसरा समीकरण जो गति का होता है वो होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, जो स्थान और वेग के संबंध, अच्छा ये स्थान और समय है, स्थान और समय के बीच संबंध बताता है, सॉरी। और ये है स्थान स्थान और वेग के संबंध बताता है, स्थान और वेग का संबंध बताता है। ठीक है भाई। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसमें से आंसर कौन सा गलत है, कौन सा समीकरण जो है होता ही नहीं है? तो ये जो है 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी पहले आना चाहिए था, यू बाद में आना चाहिए था, है ना। इसमें उल्टा लिख दिया है। तो ये आपका आंसर है, ऐसा कोई समीकरण नहीं हमने पढ़ा है। पहला याद रखेंगे वेग और समय के बीच में। किसके? वेग और समय के बीच में। दूसरा स्थिति और समय के बीच में है। यार क्या लिख दिया मैंने, स्थिति और समय के बीच में। तीसरा स्थान और वेग के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा, एक ट्रेन 0 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर की गति तक सामान्य रूप से त्वरित होती है, वह कितनी दूरी पर ज्ञात करेगी? देखो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर, और यहाँ 1/2 आ जाएगा, है ना। तो बताओ, यू प्रारंभिक वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। और 144 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है ना। हालांकि अगर आपसे स्थान पूछा है तो पहले आपको एक्सीलरेशन तो निकालना पड़ेगा। एक सेकंड पे गिर रहा है ऊपर। तो देखो, पहले अपन को चाहिए ए। पीछे से थोड़ी हवा आ रही है क्योंकि मैं जिस जगह बैठा हूँ हवा तेज़ चल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा है। अब देखो, आपको इस फॉर्मूले तो यही लगेगा अंततः, लेकिन कारण क्या है कि अपने पास अभी ए नहीं है। क्या नहीं है? ए। ये क्या है? ये हटाओ इसको। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। तो ए अपन को चाहिए, तो ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए अपन को सहारा लेना पड़ेगा गति के पहले नियम पे, पहले सूत्र का। तो बताएंगे गति का पहला समीकरण क्या होता है? एक मिनट रुकना, मोबाइल साइलेंट कर दूँ ना, कॉपीराइट आ जाए। देखो, तो पहले आपको गति के पहले समीकरण का जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसी के साथ जो है आप क्या निकाल सकते हैं? आप जो है ए निकाल सकते हैं। तो वी बराबर होता है क्या? यू प्लस ए टी।
है ना। तो v कितना दे रखा है, v दे रखा है 144। इसको करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई। पूछो क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है। u कितना है, u दे रखा है 0, तो 0 को तो काम खत्म करो, हटाओ इसको। a निकालना है मुझे। अरे रुक जा भाई, t कितना है, t है 20 सेकंड। ठीक है, तो 36/18, 6×4 = 24, नहीं 6 दूनी 12 और 6×4 = 24। ठीक है, और यहाँ पर है 20a, तो कट सकता है 5×4 = 20, 4 बार, और 4 से 4 × 6 = 24। a की वैल्यू 6 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, a की वैल्यू हमने निकाल ली 6। 6 पक्की बात है, ना 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 6 तो गलत है, ये तो गलत कह रहे हो, क्योंकि यहाँ 3 बचेगा, 3 दूनी 6 आएगा ना, तो 2 आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बस यहाँ से मेरे पास a निकल चुका है, तो मेरा सवाल यहाँ से क्वेश्चन मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत ना हो उसको हटा दो। ठीक है, डिलीट करो इसको। चल हटाओ, आ जाओ। अब देखो, अब लगा दो फॉर्मूला। u कितना था 0, और u कितना है, u तो 0 है, तो ये पूरा 0 बना देगा प्लस। अब बताओ 1/2। a कितना था, a निकाला हमने 2। t कितना है, t का स्क्वायर दे रखा है 400। भाई 20 है, 20 का स्क्वायर 400 करेंगे, तो 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो 400 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, लगा एक वस्तु विश्राम अवस्था में चलना शुरू करती है और नियत त्वरण के से एक पहाड़ी पर ऊपर चढ़ती है। वह 10 सेकंड में 200 मीटर की जो दूरी तय करती है, उसका त्वरण क्या है, उसका त्वरण मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर लेती है, समझ गए। क्वेश्चन अच्छा है। अब आपको जो जो दे रखा है ना, आप उससे निकालो आंसर, और आपका आ भी जाएगा। अब डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, और वो क्या है, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। तो s कितना दे रखा है 200। प्रारंभिक विश्राम अवस्था था, प्रारंभिक विश्राम अवस्था थी, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो ख़त्म हो जाएगा। प्लस 1/2, a कितना दे रखा है, तुरंत मुझे निकालना है, और t कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 से गया 50 बार, 50 से करूँगा तो 4 बार आ गई, है ना, 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि त्वरण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल है, सरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, ये तो आधा अधूरा क्वेश्चन कहाँ आएगा। देखा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 200 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रही है। उस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन का मान ज्ञात करें। और अच्छा क्वेश्चन है, देखो भैया, मतलब नया क्वेश्चन है, कुल मिला के इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, जो जो दे रखा है उसको लिखो। आपको बल दे रखा है 1.5 न्यूटन। ठीक है, वेग आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टी दे रखा है 2 सेकंड। अब बताओ, विस्थापन आपको निकालना है। क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए पहले आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन के लिए पहले आप निकालेंगे एफ़ और एम ए का संबंध। एफ़ बराबर एम ए का संबंध, तुरंत यहाँ से निकलेगा अपने पास। एफ़ कितना दे रखा है, एफ़ कितना है 1.5, है ना। एम कितना दे रखा है 1000, कितना दे रखा है 1000, और ए मुझे निकालना है, तो क्या हो सकता है 1.5 ही आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से कोई दिक्कत। अब निकाल लो विस्थापन। क्या निकाल लो, विस्थापन, है ना, जैसे अपन अभी तक दूरी कह रहे हैं। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस 1/2 at²। क्या दिक्कत थी इसमें, है ना। तो प्रारंभिक वेग कितना था 2, है ना, और टाइम भी कितना है 2, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/2। ए कितना निकाला है 1.5, ए कितना निकाला 1.5। टी की वैल्यू कितनी है, टी कितना है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 2 से गया 2 दूनी 4, और 15 दूनी 30, यानी इसको पूरे को सॉल्व करने पे कितना आएगा 3, और 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। लेकिन निम्न में से कौन सा स्थिति और समय के संबंध में बात करता है। स्थिति और समय, देखो इसमें तो टाइम है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही हट गया।
अब यही बात है, पहले अपन ने याद करो गति का पहला समीकरण b बराबर u प्लस टी, यू प्लस ए टी, सॉरी यू प्लस ए टी किस के बारे में बताता था? वेग और समय के बारे में, वेग और समय के बारे में, बटा नहीं है ध्यान रखना, वेग और समय के बारे में। गति का दूसरा समीकरण क्या बोलता था? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये किसके बारे में बताता था? स्थान और समय के बीच में, स्थान स्थिति और समय के बीच में। समझ गए कि नहीं समझ गए? और तीसरा वाला 2as, जिसका अभी तक अपन ने यूज नहीं किया है कहीं भी, है ना, एक क्वेश्चन आएगा इस पर भी। u बराबर, ये बताता था स्थान और किसके बीच में? वेग के बीच में संबंध। आपसे पूछा क्या है? स्थिति और समय के बीच में, स्थान और समय, स्थिति स्थान और समय के बीच में, तो ये बताता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखा, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है, मतलब u की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, ठीक है। u कितना हो गया? स्टार्टिंग से 0। 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त कर लेती है, यानी b आ गया 5 मीटर पर सेकंड। इसका त्वरण क्या होगा, है ना? तो देखो दे क्या रखा है, दे रखा है टाइम 2 सेकंड, तो इसका त्वरण निकालना है अपन को। फॉर्मूला अपन को पता है, गति का पहला समीकरण भी लगा दूंगा तो भी आ जाएगा। गति का पहला समीकरण क्या था? तो b बराबर u प्लस ए टी, यही तो होता है शायद। त्वरण निकालना है, टाइम दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है। देखो b की वैल्यू कितनी हो गई? 5 बराबर u कितना है? 0 प्लस a कितना है? 5, टाइम कितना लगा? 2, 5 दूनी 10, सब कुछ तो दे दिया। अच्छा ए तो निकालना ही है यार, सॉरी ए तो निकालना ही है। ये 5 दे रखा है, तो टी की वैल्यू 2 है, नहीं हाँ v 5 है, तो ए की वैल्यू 2 है, तो ये ढाई आ जाएगा, 2.5, है ना? कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है ना? वो गलती मैंने यहाँ कर दी, इस ए को, ए की वैल्यू में 5 मान ली, जो कि था नहीं। वो तो क्या दे रखा है? वी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ लिखा भी है अपन ने, है ना। तीसरा क्वेश्चन फिर से लिखा, निम्न में से कौन सा समय त्वरित गति का समय त्वरित गति का समीकरण नहीं है? समय त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन चेक कर लो कि क्वेश्चन वही क्या है, आधा आधा है। तो देखो अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं, अब जो नहीं पढ़ा है वो नहीं होगा। 2s बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है ना, पलट अपन ने ये ऐसे पढ़ा है पलट कर, मतलब तो क्या दिक्कत है उसमें? तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये तो करेक्ट है। ये तो होता है u प्लस वी टी, ये भी पढ़ा है अपन ने, बी माइनस यू प्लस ए टी प्लस टी, ये कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है, तो यही मेरा आंसर हो गया। और ये तो है। अब प्रेशर वाइज करो, पहला किस किस के बारे में बताता है समय, किस किस के बारे में बताता है भाई? समय और वेग के बीच में। दूसरा समय और स्थान के बीच में। तीसरा स्थान और वेग के बीच में, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ऐसे क्या, सिंपल ही है वैसे तो, ठीक है, याद कर लोगे तुम, भरोसा है मुझे, वरना ट्रिक हो सकती थी इसकी, लेकिन छोड़ो। आ जाओ, देखा, एक गेंद का द्रव्यमान 1/4 kg, गेंद के ऊपर 10 सेंटीमीटर उठाने और उसके हाथ से छोड़ने पर 2 मीटर पर सेकंड गति के लिए बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने पर लगाए कुल बल का मान बताओ। बल चाहिए, एफ बराबर आपको निकालना है एम इंटू ए। देखो तुरंत 10 सेंटीमीटर उठाने और छोड़ने पर 2 सेंटीमीटर गति देने के लिए बच्चे द्वारा गेंद फेंकने के लिए कितना बल चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है कुछ चाहिए ही नहीं, क्या नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ऐसी चीज़ें, अरे रुक जाओ, अपन को जो जो दे रखा है ना पहले वो लिख लो। ये एच है उठाने के लिए, मतलब वो एक चीज़ को उठाया है। ये हाइट आ गई, हाइट है 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर है ना। इसी को हम विस्थापन भी तो बोल सकते हैं कि कितने का विस्थापन हुआ है, 10 सेंटीमीटर का। बताओ एक चीज़ दूसरी जगह से गई है तो कितना विस्थापन कर गई है? 10 सेंटीमीटर का दिशा दी थी ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो देखो ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मीटर में कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं? तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, अभी मैं बोल ही रहा था, प्लस यू स्क्वायर यहाँ आता है ना। ये बोल ही रहा था कि ये फॉर्मूला अभी तक यूज़ नहीं किया, और फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। वी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे बराबर 0, क्योंकि यू की वैल्यू 0 है ना। क्या लगा दिया ये? अच्छा यहाँ यू नहीं है, ठीक है, हाँ इस अब है तो 0
प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे चाहिए 0.1, तो यहाँ से आएगा 4 बराबर 0.2 इंटू ए, यहाँ से करेंगे 10 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 दूनी 4, 10 दम 20, ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 20, कितनी आ गई 20। अभी तो ये ए आया है, अपन को चाहिए बल, और बल का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी 1/4, ए की वैल्यू कितनी निकाली है 20, 4 से करेंगे 4 पंचे 20, यानी 5 न्यूटन आपका आंसर है। कितना है 5 न्यूटन जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई। देखा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है। स्थिति देखो पहला किस किस के बीच में बताता था, आप बोलेंगे वेग और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में। दूसरा है ना, वेग और समय के बीच में बताता था पहला। दूसरा स्थिति और समय के बीच में। तीसरा समय स्थिति और वेग के संबंध में, तो कौन सा था 2ASV² - U²। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था आपका। ये रहा पहला, नहीं ये पहला नहीं है, ये है पहला, है ना, और ये तीसरा है। और ये किसके बीच में, वेग और समय के बीच में, वेग और समय, और ये समय और स्थिति। इसको बार बार लिखे इसलिए रहा हूँ ताकि याद हो जाए। और तीसरा है समय, तीसरा किस किस को बताता है, स्थिति और समय, स्थिति और वेग के बीच में, सॉरी, स्थिति और वेग के बीच में। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहले वाले की एक चीज़ नीचे आ रही है और नीचे आके एक नया जुड़ रहा है। जैसे पहले में देखो, पहले में समय कॉमन था, दूसरे में समय आया, तीसरे में स्थिति कॉमन थी, दूसरे में स्थिति कॉमन थी, तीसरे में स्थिति भी आ गई। ठीक है, ऐसा नया नया जुड़ रहा है। तीन ही चीज़ें हैं, घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ रहा है आपसे। पानी भी आ चुका है, बहुत बेहतरीन। देखा, एक सरल रेखी गति में वस्तु चलती है, सरल रेखी गति में वस्तुएँ चलती हैं, बस इतना ही। इसका क्या मतलब भाई, सरल रेखी गति में वस्तुएँ चलती हैं, सरल रेखी में, सीधी रेखा पर, वक्र रेखा पर। अच्छा, ये तो सिंपल है, सीधी रेखा में चलती हैं यार। क्या चलती हैं, जब भी कोई गति सरल रेखा में होती है तो इसका मतलब वो है कि वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, चलो। एक स्थिर स्थान से चलकर मोटरसाइकिल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, साइकिल का त्वरण बताओ। सिंपल फार्मूला V बराबर U + AT, इससे निकलना चाहिए आंसर। V कितना है 6, U कितना है 0, प्लस A निकालना है, T कितना है 30, तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है भैया। पहला, घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों को सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है। यह घर्षण बल किसी वस्तु के चलने पर निर्भर नहीं करता। सही बात है। सरकती वस्तुओं में स्लाइडिंग घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बिल्कुल सही बात है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। गलत बात है भैया। अगर स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता तो आप बताओ टायर गोल क्यों बनाए जाते। अगर टायर गोल होते हैं तभी तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टायर से घर्षण कम लगता है। ऐसे ही आप स्क्वायर टाइप के बना दो भैया, एक बार जब नीचे गिरेगा तो धड़ाम से फिर रह ही जाएगा नीचे। समझ आ रहा है, बेकार की बातें नहीं करनी की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। बल लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं। केंद्र भूमि की नहीं, अब केंद्र नहीं, घर्षण लगता है भैया। क्योंकि जब ब्रेक लगाते हैं तो टायरों में जो शूज होते हैं, क्या बोलते हैं, सॉकेट शूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शूज जो होते हैं, तो वो इसके रिम पर इस तरीके से घिसते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है घर्षण। घर्षण क्या होता है, घर्षण। ठीक है ना भाई। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। आघूर्ण, संवेग, घर्षण, गति, तो किसके कारण रुकेगी भैया, घर्षण बल के कारण कोई वस्तु रुकी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। एक भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। भाई तो जितना कम घर्षण होगा उतना ही आसान होगा, तो ये तो कथन गलत हो गया। सहज खेलना, एक पिन लगाना पकड़ना, स्वचालित गति, गति का कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से बचे
किसी एक पिन लगाना पकड़ना, मतलब एक पकड़ना किसी चीज़ को। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर घर्षण नहीं है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे तेल की कोई चीज़ होती है, तेल में आप कोई शरीर में तेल लगाओ, उसको पकड़ो, तो फिर आपको उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फिसलने लगेगा हाथ से, है ना। क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, तेल लगाने की वजह से उसकी सतह चिकनी होगी, जिससे घर्षण नहीं हो पा रहा आपका और आपके हाथ का और उसका, जिस वजह से क्या होगा कि वो चीज़ आपसे फिसल जाएगी। समझ में आया? तो डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन अगली बार करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आवाज़ हवा की रिकॉर्ड हुई होगी, मेरी कम आई होगी। ठीक है, फिर भी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।